मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को हमने और आपने मोटिवेशन मानकर एक टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था। तो उसी क्रम में हम आज कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। आपसे विनम्र निवेदन यही रहता है कि क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके आने वाली परीक्षा में जो क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्यान मिल रहा है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कोशिश ये रहती है कि एक क्वेश्चन के जरिए एक टॉपिक को कवर किया जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्यान पर भी विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आने वाला जो परीक्षा है, हम ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो फंस जाएगा। मैं कोई छिपा के कोई काम नहीं करता। डिक्टो फंसाने का मेरा लक्ष्य नहीं होता। मेरा लक्ष्य यही है कि जिस टॉपिक को हमने टच किया है या छुआ है, उस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन और बन रहा है या उस टाइप का बन रहा है तो आपकी पकड़ उस क्वेश्चन पर हो जाए। ये पूरा इस सेशन का जो लक्ष्य यही है। इसलिए निवेदन है कि पूरे व्याख्यान को सुनिए और जहाँ पर समझ ना आए आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले छोटा सा कोटेशन मुझे कल बहुत पसंद आया था, मैं चाहता हूँ उस आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो पहले कोटेशन फिर क्वेश्चन। तो कोटेशन यही है कि शोर बहुत है पर सुनाई नहीं देगा, दर्द चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा। कहने का मतलब कि आप पढ़ाई के पीछे अपने दोस्तों से, यारों से, परिवार से, मित्रों से, सबसे थोड़ा सा दूरी बना लिए होंगे, क्योंकि आगे में परीक्षा का जो प्रेशर है थोड़ा दूरी बन जाती है। और यदि आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, लगन से नहीं पढ़ेंगे, शिद्दत से नहीं अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो मनवांछित सफलता नहीं मिलेगी। तो उस समय जिनसे आपने बिछड़ा है, ना तो वो आपके साथ रहेंगे, ना तो वो मुकाम जो आपका लक्ष्य था वो भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो भी काम कीजिए शिद्दत से कीजिए। इस कोटेशन को लाने का ध्येय वाक्य यही था। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल का विचार किस पुस्तक में है। यानी सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल का विचार किस पुस्तक में है? क्या वह लिबरलिज्म एंड लिमिटेड जस्टिस पुस्तक में है, या स्प्रेड ऑफ जस्टिस में है, या ब्लूम एलोन में है, या हमारा जो परमानेंट ऑप्शन उपयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। हम कभी भी सामाजिक पूंजी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आज विस्तृत व्याख्या की जरूरत है। यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, या फिर कभी हम अगर मार्क्सवाद या समाजवाद लेके आएंगे तो बताएंगे कि सामाजिक पूंजी क्या होती है। बहुत संक्षिप्त परिचय आपको हम थोड़ा सा दे देते हैं। सामाजिक पूंजी का मतलब यही होता है, देखिए पूंजी दो प्रकार की होती है। जो आपकी पूंजी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक निजी और दूसरी सार्वजनिक। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा लिखावट ध्यान से दीजिए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आज हो सकता है कुछ सुधार आ जाए। तो एक पूंजी होती है निजी पूंजी, एक सार्वजनिक पूंजी होती है। निजी पूंजी का मतलब ये होता है कि जो मान लीजिए आपका पैसा है, ठीक है, आपके घर से जो आपको पॉकेट मनी मिली, वो क्या है? आपको निजी पैसा है। मेरे पास सबसे सटीक समझाने का उदाहरण यही है, वो आपका निजी पैसा है। वो आप चाहे चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं, नैतिक दृष्टि से अगर आप इस्तेमाल करें तो कोई उसका रिलेशन नहीं है। और एक आपके घर का पैसा है, वो सार्वजनिक पैसा है। उसमें से पैसा आप भी ले रहे हैं, आपका छोटा भाई भी ले रहा है, मम्मी भी ले रही है, पापा भी ले रहे हैं, दादा दादी सब ले रहे हैं। तो वो पैसा आपका सार्वजनिक पैसा हो गया। और जो आपको पॉकेट मनी मिली वो आपका निजी पैसा हो गया। वो आप अपने निजी स्वार्थ में यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं, जाके मार्केट में आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, आपको गर्मी का मौसम में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आप निजी क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका निजी पैसा है। या कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने ले लिया, अपनी पॉकेट मनी से लिया, सेविंग पैसे से लिया, तो आपका निजी है। और जो घर का पैसा है वो आपका क्या है? वो सोशल कैपिटल है, यानी सामाजिक पैसा। उसमें से आप भी ले रहे हैं, आपका भाई भी ले रहा है, पापा मम्मी सब ले रहे हैं। तो सामाजिक पूंजी और निजी पूंजी के बीच में मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, या नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा। हम जब कोई इस टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो ले आएंगे, जैसे सामाजिक या मार्क्सवाद, ऐसे कुछ टॉपिक ले आएंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो है ब्लूइंग एलोन। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट पुटमन। रॉबर्ट पुटमन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी ब्लूइंग एलोन। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक पूंजी की चर्चा दिया या विचार दिया। आगे के जो हमारे ऑप्शन हैं वो ऑप्शन है जैसे लिबरलिज्म एंड लिमिटेड ऑफ जस्टिस,
इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है माइकल सैंडल। माइकल सैंडल। इसका मतलब जब हम कभी उदारवाद या व्यक्तिवाद लेके आएंगे तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा ऑप्शन है स्प्रे ऑफ जस्टिस, इसके जो राइटर हैं वो है माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर यानी माइकल वाल्जर ने एक किताब लिखी, उसका नाम है न्याय का क्षेत्र यानी स्पेस ऑफ जस्टिस। यानी स्पेस ऑफ जस्टिस का नाम है न्याय का क्षेत्र, जिसको लिखा है माइकल वाल्जर ने। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। बोलोइंग एलोन रॉबर्ट पुटनम की पुस्तक है, ठीक, जिसमें सामाजिक पूंजी की चर्चा की गई है। दूसरी पहले उसके बाद हमारा जो पुस्तक है लिबरलिज्म एंड लिमिटेड जस्टिस, इसके जो राइटर हैं माइकल सैंडल हैं। अगला जो हमारा पुस्तक है स्पेस ऑफ जस्टिस यानी न्याय का क्षेत्र, इसके जो लेखक हैं माइकल वाल्जर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्नलोकी समाजवादी विचारक निम्न में से कौन है? स्वप्नलोकी समाजवादी विचारक निम्न में से कौन है? देखिए, समाजवाद जब कभी पढ़ाएंगे तो समाजवाद को हम बताएंगे। समाजवाद को अगर आपको आज एक शब्द में जानना हो, एक शब्द में जानिए कि ऐसी व्यवस्था जो सब कुछ राज्य के हवाले करती है। ऐसी व्यवस्था जो सब कुछ राज्य के हवाले करती है। किसके हवाले करती है? राज्य के हवाले करती है, वो समाजवाद। एक मोटे शब्द में जानिए, हालांकि डिफिनेशन बहुत लंबी है, जब कभी समाजवाद का चैप्टर या टॉपिक लेके आएंगे तो समाजवाद के बारे में विस्तृत बताएंगे। लेकिन आज फिलहाल के लिए समझिए कि समाजवाद उस विचारधारा को कहते हैं जो सब कुछ राज्य के हवाले कर देता है, या कहिए तो सब कुछ समाज के हवाले कर देता है। वह यह विचारधारा कहती है कि कोई भी चीज़ आपकी निजी नहीं है, सब कुछ सामाजिक है, क्योंकि आपको जीवन समाज ने दिया है, तो सब कुछ सामाजिक, सब कुछ आपका समाज से है, समाज यानी राज्य। तो ऐसे विचारधारा को सामाजिक विचारधारा के कहते हैं। तो जैसे अब इसमें स्वप्न जोड़ दिया गया। स्वप्नलोकी का मतलब होता है कि अब आप एक सपना देखते हैं ना, देखिए डिफिनीशन, किताबों की डिफिनीशन पे मत जाइए। मेरा निजी तौर पे मानना है कि कभी भी किताबों की डिफिनीशन पे मत जाइए। आप चीज़ों को क्या समझे हैं, मैंने एक सीरीज भी चलाया हुआ है कि आपने क्या सीखा। तो आप उस टॉपिक को समझिए कि आपने क्या सीखा है समाजवाद से। जो मैंने सीखा मैंने शेयर कर दिया आपसे एक शब्द में, कि जो ऐसी प्रणाली, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा तत्व या ऐसा विचार जो सब कुछ कहता है कि कुछ चीज़ें निजी नहीं है, सब कुछ निजी नहीं है, सब कुछ समाज का है, आप बस उसका अपना योगदान दीजिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। ये समाजवाद का सिद्धांत है, ये हमने सीखा है। अब किताब क्या कहती है, किताब की परिभाषाएं क्या कहती हैं, हमने किताबों से ही सीखा है, लेकिन ये मेरे शब्द में है। अब इसमें एक शब्द जो जोड़ दिया गया है स्वप्नलोकी। तो स्वप्नलोकी का मतलब तो आप सपना देखते हैं ना, सपना बहुत अच्छा होकर देखते हैं। सपने में आप क्या क्या नहीं देख लेते हैं, इतने ख्वाब की दुनिया देखते हैं ना। जैसे प्लेटो थे, पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक दार्शनिक का पिता प्लेटो को ही कहते हैं। तो उसी तरीके से आप जब स्वप्न को देखते हैं तो स्वप्न का मतलब बहुत कुछ ऐसा जो कभी कभी आप देख लेते हैं जो संभव ही ना। तो समाजवादी कुछ ऐसे भी विचारक थे जो इन्होंने इतनी भी कल्पना कर लिया था, इतनी बड़ी कल्पना कर लिया था कि जो वास्तविकता में संभव नहीं था। तो पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसे कौन से विचारक थे जो समाजवादी तो थे लेकिन स्वप्नलोकी थे? क्या वो चार्ल्स फुरियर थे, या सेंट साइमन है, कि रॉबर्ट ओवन है, ओवन होगा शायद, टाइपिंग मिस्टेक में मेरे ख्याल से ओवन हो गया होगा, या इनमें से एक से अधिक। तो देखते हैं कि इसका जो सबसे राइट आंसर क्या है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है उपयुक्त में से इनमें से एक से अधिक। आज हमारा ये ऑप्शन बहुत सही हुआ, मुझे अच्छा लगा कि इनमें से एक अधिक का जो ऑप्शन सही हुआ है, यानी चार्ल्स फुरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन आदि जो विचारक हैं वह स्वप्नलोकी समाजवादी विचारक हैं। हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी विचारधारा जो राज्य को सब कुछ नियंत्रण राज्य के हाथ में दे देता है, उसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। स्वप्नलोकी शब्द जुड़ गया है, तो स्वप्नलोकी का मतलब होता है कि जो अतिशयोक्त विचारधारा से प्रेषित हो जाए या उसमें अतिशयोक्त को भी ऐड कर दिया जाए तो वह स्वप्नलोकी विचारधारा हो जाती है। ऐसे विचारकों में चार्ल्स फुरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन आदि विचारक हैं। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संशोधनवादी विचारक निम्न में से कौन है? वह जॉर्ज सोरेल हैं, या वर्ण तो नहीं होगा, बर्नस्टाइन हो सकता है,
थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिए। ये वर्स्टाइन है, ठीक, या जीडीएच कोल है, या इनमें से एक से अधिक है। तो देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं संशोधनवादी विचारक ये कौन से नई पीढ़ी के विचारक हैं। तो देखिए, संशोधनवादी का जो दूसरा नाम है वो है विकासवादी समाजवादी। विकासवादी समाजवादी यानी ऐसे विचारक जो यह मानते हैं कि जो समाजवाद है उसको थोड़ा सा विकास करना चाहिए, थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे विचारकों को हम संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद विचारक कहते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है बर्नस्टाइन। बर्नस्टाइन जो है विकासवादी समाजवादी विचारक हैं। अगले जो ऑप्शन की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जार्ज सोरेल, तो जार्ज सोरेल जो है श्रम संघवादी विचारक हैं। श्रम संघवादी विचारक है। श्रम संघवादी विचारक हैं। इनका जो जन्म है वह फ्रांस में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। आगे हम बात करें जीडीएच कोल की, तो जीडीएच कोल बहुत फेमस विचारक हैं। आई थिंक आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए इसलिए बताते हैं। जीडीएच कोल को श्रेणी समाजवादी विचारक भी कहा जाता है। यानी श्रेणी समाजवादी विचारक जो हैं वो हैं जीडीएच कोल। एक बार चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं आपको। यानी विकासवादी समाजवादी विचारक बर्नस्टाइन, इनको हम संशोधनवादी विचारक भी कहते हैं। दूसरे हमारे हैं जार्ज सोरेल। जार्ज सोरेल फ्रांस के निवासी थे, जिन्हें हम श्रम संघवादी भी कहते हैं। जीडीएच कोल के बारे में तो आप जानते ही हैं, इनको हम श्रेणी समाजवादी विचारक कहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियनवादी विचारक है। यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियनवादी विचारक है। इनोवेशन, लास्की, क्लीमेंट इटली, या इनमें से एक से अधिक। आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सीधे उत्तर की तरफ। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है इनमें से सभी। कहने का मतलब इनोवेशन, लास्की, क्लीमेंट इटली, तीनों जो विचारक हैं वो फेबियनवादी विचारक हैं। अब एक चीज़ निकल के आती है, ये फेबियनवाद वास्तव में क्या है। तो इस फेबियनवाद को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलते हैं एक नया पेज पे, फेबियनवाद को समझने का थोड़ा सा संक्षिप्त प्रयास ही करेंगे। देखिए, फेबियनवाद जो है वह समाजवाद और उदारवाद का मिश्रित रूप है। यानी जो आपका ये फेबियनवाद है यह समाजवाद और उदारवाद का मिश्रित रूप है। कहने का मतलब यह है, देखिए कोई भी विचारधारा हो, कोई विचारधारा अस्थायी नहीं होती है। उसमें समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अंतर या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय समाज में दो प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी। एक थी समाजवादी विचारधारा जो सब कुछ समाज को सौंप देती थी, मतलब सब पर जो नियंत्रण था वो सरकारी नियंत्रण था, राज का नियंत्रण था। जो दूसरी हमारी विचारधारा थी वह उदारवादी विचारधारा थी। उदारवादी विचारधारा को मैंने बहुत से लेक्चरों में मैंने बताया है। यदि हम उदारवाद नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वह व्यक्तिवाद यानी एक निजित्व की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की जस्ट बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी समाज में होते हैं ना जो मीडिएटर का काम करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकाएक आप परिवर्तन करेंगे तो क्रांति का रूप ले लेंगे। और क्रांति का जो परिणाम, जो दूरगामी परिणाम होता है, लाभदायक तो होता है, लेकिन तात्कालिक जो शक्तियां होती हैं कहीं ना कहीं हानि को क्या बुलावा देती हैं, हानि जरूर होती है। तो इससे बचने के लिए जो समझदार होते हैं वह धीरे धीरे कुछ चीज़ों को सुधारते हैं। मान लीजिए समाजवाद से आपको उदारवाद की कुछ चीज़ें लेनी है तो आप एकाएक ले लेंगे तो यह एक विरोध का सामना करेगा, थोड़ा सा विरोधी विचारधारा हो जाएगी। या थोड़ा सा एक अलग जब क्राइटेरिया में आप जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कुछ अनफेवर होंगी, बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या मान लीजिए उदारवाद या समाजवाद की कुछ चीज़ें उदारवाद में लेनी है, तब भी ये समस्या आती है। तो हुआ यूँ कि कई विचारक थे
जैसे वेब्स बंधु थे या ग्राहम बलास थे, बर्नार्ड शॉ थे, एलिवेशन थी, लॉस्की थे, क्लेमेंट एटली थे, इन्होंने महसूस किया ये वास्तव में थे उदारवादी विचारधारा के लोग। ये जो है वास्तव में उदारवादी विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उदारवादी विचारधारा में कुछ चीज़ें यानी राज्य का संचालन सीधे तौर पे कहें तो कुछ कठिनाइयों का सामना हो रहा था। इस कठिनाई से बचने के लिए कुछ समाजवाद की चीज़ों को लेना था, क्योंकि समाजवाद की जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है वह यह लगता है कि समाजवाद में जो राज्य के अधीन हो जाती हैं चीज़ें उसमें सबको समानता मिलती है। यानी आप यूं कहें तो इस चीज़ से सबको समानता मिलती है, ठीक, सबको समानता मिलती है, यानी सब समान होते हैं। जब सब व्यक्ति समान है तो आपको शासन करने में या किसी भी चीज़ के संचालन करने में आपको आसानी होती है। तो इसी चीज़ को लाने के लिए क्या हुआ कि ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में, कहाँ, ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में फेबियनवाद की शुरुआत हुई। हमने शुरू में बताया था कि फेबियनवाद समाजवाद उदारवाद का मिश्रित रूप है, और ब्रिटेन में बताने की जरूरत नहीं थी, उदारवाद लागू था। तो समाजवाद की तरफ जब हम मूव हुए तो 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। अब बात आती है कि जो कोई चीज़ शुरुआत होती है तो उसके नामकरण की बात आती है। तो रोमन के एक जनरल थे, उनका नाम था फोबियस मैक्सिमस। इनके नाम पर जो दोनों का जो मिश्रित रूप लाने वाला था उसका नाम फेबियनवाद था। इस जनरल की जो सबसे खास बात ये थी कि ये काम बहुत धीमी गति से करते थे और बहुत ही सावधानी से करते थे। जो फेबियस मैक्सिमस जो जनरल थे, ये जो है जो काम करते थे बहुत धीमी गति से करते थे और बहुत सावधानी से करते थे। तो इसलिए ये जो नई परंपरा या नए सिद्धांत का जो शुरुआत फेबियनवाद का पड़ा, इन्हीं के नाम पे पड़ गया। क्योंकि चीज़ें आप एक तरीके से कहिए तो पूरे ब्रिटेन की विचारधारा को आप बदल रहे थे, तो कहीं ना कहीं भय था कि कहीं क्रांति ना हो जाए। तो उसके लिए जो है बहुत धीमी गति से और बहुत सावधानी से, या हम अपनी ग्राम की बोलचाल भाषा में कहें तो बहुत फूंक फूंक के कदम उठाने की आवश्यकता थी। मैंने बताया कि जो इसका लक्ष्य था वह जो है समाजवाद की तरफ, यानी फेबियनवाद का जो लक्ष्य था वह समाजवाद की तरफ धीरे धीरे बढ़ना था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना था। और इसका जो लक्ष्य था वह राज्य की भूमिका को बढ़ाना था। मैंने बताया ना कि समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह राज्य नियंत्रित होता है सब कुछ, तो जो इसका लक्ष्य था वह राज्य की भूमिका को बढ़ाना था और खास करके निजी उद्योग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। देखिए, आपको हम बता दें, कोई भी शासन व्यवस्था हो या कोई भी चीज़ें हों तो बिना अर्थव्यवस्था की कोई चीज़ें नहीं चलती हैं। अब अगर ब्रिटेन में समस्या ये हो गई कि ब्रिटेन में निजी उद्योग था, निजीकरण था, उदारवाद था, तो उद्योग धंधों पर राज्य का स्पष्ट नियंत्रण नहीं था। वित्त के अभाव में, पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं शासन संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती ही होती हैं, क्योंकि आज का युग हो या प्राचीन काल का युग हो या मध्यकाल का युग हो, अर्थ प्रधान युग हर समय रहा है। और कहने की चीज़ें अलग हैं, कथनी और कहनी में अंतर होता है, तो ठीक वही चीज़ें हैं। तो इसलिए विचारकों के मन में आया कि समाजवादी व्यवस्था कम से कम इस क्षेत्र में तो बहुत सही है, इसलिए उदारवाद से थोड़ा सा चीज़ें हटकर ब्रिटेन में समाजवाद की तरफ मूव होनी थी, यानी समाजवाद की तरफ धीरे धीरे मूव होना था। लेकिन क्योंकि जो कम से कम निजी उद्योगों पर किसका शासन हो जाए, किसका वर्चस्व स्थापित हो जाए, राज्य का। आगे हम बात करते हैं फेबियनवाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का क्षेत्र में भी सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाना था। देखिए, कोई भी समाज हो, वह उस समाज में यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना
फेबियनवाद का मुख्य लक्ष्य था। देखिए, अगर कोई चीज़ें सब निजी रहेंगी ना, तो जितना आप काम करेंगे उतना आपको दाम मिलेगा। और ये चीज़ें लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को स्थापित रखें, राजतंत्र में तो चल जाएगा, लेकिन यदि आपको लोकतंत्र में ये सब चीज़ों को अपनाना है तो कम से कम जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी ही होगी। और जब आप जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समाजवाद की तरफ स्थापित होंगे, बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में, क्योंकि आपको शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सामाजिक कल्याण पर काम करना है। और उदारवाद मानता है कि जिसकी जितनी क्षमता उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। अब इस चीज से बचने के लिए ब्रिटेन में फेबियनवाद की स्थापना हुई, ताकि वह शिक्षा पे, वह स्वास्थ्य पे और सामाजिक कल्याण की चीज़ों पर उनकी योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से काम करें। आगे फेबियनवाद में हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता को कम करने के लिए कर और सामाजिक सुरक्षा का उपयोग करना है। आर्थिक समानता, जो देखिए जब उदारवाद आएगा तो आर्थिक असमानता रहेगी। आर्थिक असमानता यदि दूर होना, अगर कहीं पे किसी भी कालक्रम में दूर होगी तो वह समाजवाद में दूर होगी। समाजवाद में दूर होगी। अब समाजवाद तो हम ला नहीं सकते, तो फेबियनवाद की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और सामाजिक सुरक्षा की बात यदि हम करेंगे तब भी हमको समाजवाद की तरफ मूव होना है, तो समाजवाद की तरफ हम जा नहीं सकते, इसलिए हमको फेबियनवाद लाना जरूरी है। इसके हम अन्य विचारकों की बात करें तो सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम वलास, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, हेराल्ड लास्की और क्लेमेंट इटली प्रमुख हैं। अब हम आशा कर सकते हैं आप फेबियनवाद को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे, इस लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके सुनिएगा। जो कुछ आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन क्रांतिकारी अराजकतावादी विचारक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी अराजकतावादी विचारक है। क्या प्रोधो हैं, जैनो हैं, विलियम गाडविन हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत प्यारा ऑप्शन है बीपीएससी का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिना देरी किए हुए सीधे अपने आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है प्रोधो। बात के जो दो विचारक हैं, जैनो, ZENO, जैनो, इनको जो है स्टोक विचारक कहा जाता है। यानी जैनो को हम स्टोक विचारक कहते हैं। कभी इस टॉपिक पे वीडियो पूरा लेके आएंगे तो स्टोक विचारक क्या होता है समझाएंगे। अगला हमारा जो ऑप्शन है विलियम गाडविन है। इनको जो है हम प्रबुद्ध अराजकतावादी कहते हैं। प्रबुद्ध अराजकतावादी कहते हैं, यानी थोड़ा सा अराजकतावादी तो हैं लेकिन थोड़ा प्रबुद्ध है। लेकिन जो हमारा जो मुख्य टॉपिक इसका है कि कौन क्रांतिकारी अराजकतावादी है, तो आइए थोड़ा सा हम अराजकतावाद पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो अराजकतावादी होते हैं उनका मानना है कि राज्य नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। इन सबको अलग करके जिस समाज की स्थापना होती है उस समाज के समर्थक हैं अराजकतावादी। यानी अराजकतावादी मानते हैं कि राज्यविहीन, शोषणविहीन और वर्गविहीन समाज होना चाहिए।
अराजकतावादी निजी पूंजी, राज्य और धर्म का विरोध किया है। अराजकतावादियों ने निजी पूंजी, दूसरा है राज्य के बारे में हमने बताया, तीसरी चीज है धर्म। इन तीनों का विरोध किया है। वे कहते हैं कि निजी पूंजी नहीं होना चाहिए, वे कहते हैं कि निजी पूंजी नहीं होना चाहिए, यानी इसको समझाते हुए वे समाजवाद की तरफ मूव करते हैं। दूसरी चीज वे कहते हैं कि राज्य भी नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि राज्य एक शोषण का यंत्र है। और सबसे प्रमुख चीज वो कहते हैं कि धर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या करता है? पंगु बना देता है। इन तीनों से विहीन समाज की कल्पना अराजकतावादियों ने किया है। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में पूछ देता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। कौन सा विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई मानती है? शब्द को पकड़िएगा, अनावश्यक। जब जैसे ही अनावश्यक आ जाए वैसे ही आम खाइएगा, यानी वैसे ही अराजकता फैला दीजिएगा। अराजकता नाम से ही फेमस है, अराजकता। अगर कोई चीज अनावश्यक है तो वहां पे अराजकता फैलेगी, कन्फर्म है। यानी अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह विचारधारा मानती है कि मुक्त समाज में परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता की स्थापना होगी। यानी यह जो विचारधारा है यह मानती है कि मुक्त समाज में, जब समाज हमारा मुक्त रहेगा, मुक्त समाज के बारे में मैंने ऊपर चर्चा किया ना, राज्य विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, निजी पूंजी विहीन, धर्म विहीन, इस मुक्त समाज में इस सारी चीजें शामिल हैं। राज्य विहीन, राज्य ना हो, शोषण ना हो, कोई वर्ग ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई निजी संपत्ति ना हो किसी की, कोई ये नकार करे भैया ये तो हमारा है, ये आपका नहीं है। कहते हैं कि मुक्त समाज में परस्पर सहयोग होगा। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं तो भाई ये मानते हैं कि परस्पर सहयोग होगा, ठीक। और इसके साथ साथ सामाजिक समरसता बढ़ेगी। ये मानते हैं कि सामाजिक समरसता बढ़ेगी। यह विचारधारा मानती है कि राज्य मानव स्वतंत्रता के लिए घातक है। यह विचारधारा मानती है कि राज्य जो है मानव स्वतंत्रता के लिए घातक है। मानव स्वतंत्रता के लिए कौन घातक है? राज्य। ऐसा किसका मानना है? ऐसा अराजकतावादियों का मानना है। तो हमने जो मोटे तौर पर सीखा कि अराजकतावादी राज्य विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, धर्म विहीन और निजी पूंजी विहीन समाज की कल्पना करते हैं। यह विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई मानती है। यह विचारधारा राज्य को मानव स्वतंत्रता के लिए घातक मानती है। यह विचारधारा मानती है कि मुक्त समाज में परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता की भावना होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अराजकतावाद समझ में आ गया होगा। अराजकतावाद के साथ साथ बाकी दोनों चीज़ों के दो विचारक जो और भी हमारे साथ इस ऑप्शन में जुड़े हुए हैं, जैनो जिनको स्टोक विचारक कहा जाता है, और विलियम गॉडविन जिनको हम प्रबुद्ध अराजकतावादी कहते हैं, इनके बारे में चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रशांत अराजकतावादी है? निम्न में से कौन प्रशांत अराजकतावादी विचारक है? क्या थोरो हैं, या महात्मा गांधी हैं, कि विनोबा भावे हैं, कि इनमें से एक से अधिक? सबसे पहले बहुत कम शब्दों में, क्योंकि इस समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है इनमें से एक से अधिक। अब थोड़ा सा नाम से आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कौन से अराजकतावादी आ गए। भाई हमने क्रांतिकारी अराजकतावादी समझा कि ये जो राज्य को क्रांति के तरीके से मिटा दे वो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं। जो राज्य को बलपूर्वक या क्रांतिकारी तरीकों से राज्य को मिटा रहे हैं वो क्रांतिकारी अराजकतावादी हैं। इसका अन्य समर्थक हैं प्रोधो के साथ साथ, शायद भूल गया था बताना, बाकुनिन और क्रोपटिन भी हैं। बाकुनिन और क्रोपटिन भी हैं।
क्रोधो हो गए, बाकुनिन हो गए, क्रॉपटिन हो गए, ये मानते हैं कि राज्य को हम बलपूर्वक मिटा देंगे, नहीं मानेंगे, नहीं राज्य मिटेगा, क्रांति करके मिटा देंगे राज्य को। लेकिन आप जो है प्रशांत अराजकतावादी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम इसके अन्य नाम ले लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रशांत अराजकतावादी का जो अन्य नाम है वह है शांतिप्रिय अराजकतावादी। कौन? शांतिप्रिय या दार्शनिक। अब आपको उत्तर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इनमें से सभी काहे हैं, क्योंकि तीनों जो विचारक हमारे हैं वो क्या हैं? शांतिप्रिय हैं, दार्शनिक। इनका मानना है कि राज्य को हम शांतिपूर्वक या धार्मिक तरीकों से समाप्त करेंगे। राज्य को हम शांतिपूर्वक या धार्मिक तरीकों से राज्य को हम समाप्त करेंगे। ऐसी विचारधारा शांतिप्रिय, दार्शनिक या प्रशांत अराजकतावादियों की है। इसके जो दो और नाम हैं आप हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन आज सेट करने का मतलब यही था कि आप इनके नाम अन्य नामों से भी परिचित होइए। क्योंकि अभी हम प्रशांत अराजकतावादी कह दिए तो समझ में नहीं आया, शांतिप्रिय अराजकतावादी कह दिए तो उत्तर आराम से मिल गया आपको। यही काम जो बीपीएससी पैटर्न पे खास करके बात करें तो हो रहा है, वह थोड़ा सा आप शब्दों के साथ खेलने का प्रयास करता है। इसके जो अन्य समर्थक हैं शांतिप्रिय अराजकतावादी जॉन रस्किन हैं, टॉलस्टॉय हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, तो आप ये हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने जो अराजकतावाद में सीखा, क्या अराजकतावाद है? क्या अराजकतावाद राजविहीन, शोषणविहीन, वर्गविहीन, धर्मविहीन समाज की कल्पना करता है। यानी ऐसा समाज जिसमें राज्य में धर्म ना हो, ठीक, ना कोई वर्ग हो, ना कोई निजी संपत्ति हो, ना कोई शोषण हो। यह अराजकतावाद है। यह जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। यह विचारधारा मानती है कि मानव स्वतंत्रता के लिए राज्य घातक है और मुक्त समाज में परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता की भावना होगी। लेकिन इसके दो पार्ट थे। एक हमने देखा कि क्रांतिकारी अराजकतावादी और दूसरा हमने देखा शांतिप्रिय अराजकतावादी। क्रांतिकारी अराजकतावादियों में बाकुनिन हो गए, प्रोथो हो गए, क्रॉपटिन हो गए, और शांतिप्रिय अराजकतावादियों में हमने देखा जॉन रस्किन है, थोरो हैं, टॉलस्टॉय हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि। मुझे लगता है कि अब आपको अराजकतावाद से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे मिस नहीं होगा। मन में बैठा लीजिए और वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि स्मरण रखिए राष्ट्र हमेशा झोपड़ियों में रहता है। कह रहा है कि स्मरण रखिए राज्य हमेशा झोपड़ियों में रहता है। क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि राज्य और राष्ट्र में कोई अंतर है राजनीति शास्त्र की परिभाषा में? तो देखिए, जो राज्य है, परिभाषाओं को छोड़िए, मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने में बैठा लीजिए। जैसे हमने राज्य कहा तो उसमें कुछ 4-5 तत्व मिल जाते हैं। जब ये तत्व मिलेंगे तभी राज्य की उत्पत्ति होगी। उसमें जो सबसे आवश्यक चीज़ें होती हैं वह हो गया कि एक सीमा बन गई। यानी राज्य का मतलब है कि राज्य एक सीमा के निश्चित दायरे में रहता है और राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यह जो राष्ट्र है यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम राज्य और राष्ट्र की बात करें तो राज्य राजनीति शास्त्र की भाषा है और राष्ट्र दार्शनिकों की भाषा है। ठीक, तो चलते हैं कि किसने कहा था कि स्मरण रखिए राष्ट्र हमेशा झोपड़ियों में रहता है। क्योंकि देखिए, कोई भी राष्ट्र है, वो किसी भी देश का हो, जो वास्तविक राष्ट्र होता है वह गरीब तबके के ही राष्ट्र से सद्भावना करते हैं, प्रेम करते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है तो उसके लिए बिजनेस सर्वोपरि होता है, लेकिन जो निम्न वर्ग के तबके के लोग होते हैं उनका जो राष्ट्र प्रेम होता है दिल से होता है। ये चीज़ें किसने कहा था? क्या यह चीज़ महात्मा गांधी ने कहा, कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कि सरदार भगत सिंह ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा? बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ। यह चीज़ स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि राष्ट्र हमेशा झोपड़ियों में रहता है। आगे देखें तो महात्मा गांधी ने कहा, एक उनका कोटेशन बहुत फेमस है, रघुपति राघव राजाराम।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। आज भी आप लोगों का पेपर आ गया है तो पंडित जी की बात को हमेशा याद रखिए, आराम जो है पेपर तक हराम है। आगे सरदार भगत सिंह की कर्मपूर्ण तिथि भी थी। सरदार भगत सिंह ने एक बार कहा था कि क्रांति में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। यदि आप क्रांति कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सफल ही हों, लेकिन क्रांति के बिना जीवन का कोई अर्थ भी नहीं। इस सब कोटेशनों को थोड़ा सा रिपीट करके सुन लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन लगता है कोटेशन का ही है, जो कहता है हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांती हैं, ना पौराणिक हैं और ना ही तांत्रिक हैं। क्षुधर्मी थोड़ा सा नींद आ रही थी। क्वेश्चन कह रहा है कि हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांती हैं, ना पौराणिक और ना ही तांत्रिक हैं। हम क्षुधर्मी अर्थात महापवित्र हैं, हमें मत छुओ। यह कथन किस विचारक का है? क्या यह कथन महात्मा गांधी का है, कि बाल गंगाधर तिलक का है, कि स्वामी विवेकानंद का है, या सरदार भगत सिंह का है? कथन को 2-3 बार पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। कथन ये है कि हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांती हैं, ना पौराणिक हैं और ना ही तांत्रिक। हम क्षुधर्मी अर्थात महापवित्र हैं, हमें मत छुओ। मुझे लगता है यह जो कथन है यह छुआछूत या अस्पृश्यता के ऊपर तंज कस रहा है। बहुत बढ़िया कोटेशन है, इसको अपने निजी जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि यह कथन कहा किसने था, तो आपका इशारा तो महात्मा गांधी की तरफ जाता होगा, लेकिन इस आपकी विचारधारा को बहुत झटका देते हुए यह जो कथन है यह स्वामी विवेकानंद जी का है। महात्मा गांधी जी के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने भी छुआछूत के विषय पर बहुत काम किया था। मुझे लगता है कि यह कथन उस समय दिया गया जब जैसे महात्मा गांधी भी बिल्कुल थक हार से गए थे, ठीक उसी प्रकार से समाज से लड़ते लड़ते, देखिए कोई भी चीज़ होती, कोई विचारक होते हैं, तो अगर समाज की जो प्रचलित विचारधारा से आपको लड़ना है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि आपको बहुत कुछ निराशा भी हाथ में लगती है। इसलिए उस समय का ही यह कथन है जब विवेकानंद जी ने कहा कि हम अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांती हैं, मतलब ना तो वेद को मानने वाले हैं, और ना ही पौराणिक हैं, मतलब पुराणों में भी हमारा विश्वास नहीं है, और ना ही तांत्रिक हैं, यानी तंत्र विद्या पर भी हमारा कोई विशेष सरोकार नहीं है। हम हैं क्षुधर्मी अर्थात महापवित्र हैं। आप हमको अपवित्र कहते हो, कोई बात नहीं है, छोड़ो, बाहर में जाओ तुम। हम क्या हैं इस वक्त? महापवित्र हैं, हमें मत छुओ। हम महापवित्र हैं, अगर आप तुम छू दोगे तो हम क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। अस्पृश्यता पर एक बहुत बड़ा तंज स्वामी विवेकानंद जी ने कसा था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह स्वामी विवेकानंद है। अगला जो हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी का यह कोटेशन बहुत फेमस था, हे राम, आप सब जानते होंगे। आगे सरदार भगत सिंह हैं। सरदार भगत सिंह के भी तमाम जो कथन हैं वो है, जैसे सरदार भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, या इन्होंने कहा मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं खुद को ईश्वर से श्रेष्ठ मानता हूँ। आगे सरदार भगत सिंह का जो कोटेशन है, उन्होंने कहा जिंदगी जो है अपने दम से ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे जाते हैं। आगे जो सरदार भगत सिंह का जो कोटेशन है बहुत फेमस है, इन्होंने कहा कि मैं आज़ादी की लड़ाई में इसलिए शामिल हुआ हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज़ादी ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। इन कथनों से तो कम, लेकिन बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी के जो कथन है इनसे या स्वामी विवेकानंद के कथन से कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक 2 बार सुनिएगा तो रिपीट हो जाएगा। जैसे तिलक जी के भी तमाम कथन हैं। जैसे तिलक जी का सबसे प्रसिद्ध कथन है कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। या तिलक जी ने आगे कहा कि क्रांति के बिना स्वराज नहीं मिल सकता। आगे शिक्षा पर तिलक जी का बहुत बढ़िया कोटेशन है कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। यानी आप जो आज शिक्षा ले रहे हैं इसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, नौकरी पान लीजिए, इसका ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती है, और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह जो है आपके जीवन को सार्थक बनाना है। आगे तिलक जी ने कहा हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अधिकार दान की वस्तु नहीं है, या दान नहीं मांगना चाहिए। आगे तिलक जी का जो कोटेशन है, उन्होंने कहा जो अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं वह जीने का हकदार नहीं। ऐसे तमाम कथन को 2-3 बार सुन लीजिएगा, वीडियो को भगा के याद हो जाएगा, परीक्षा में आएगा तो लहा दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि शांति निकेतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? शांति निकेतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? क्या 1919 में प्राप्त हुआ, कि 1911 ईस्वी में प्राप्त हुआ, कि 1991 ईस्वी में प्राप्त हुआ, या 1921 ईस्वी में प्राप्त हुआ?
बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सीधे आंसर की तरफ। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है 1991 ईस्वी में शांति निकेतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अच्छा, आप लोगों को राजनीतिक जनक वगैरह के बारे का जो नॉलेज मतलब है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक अलग से वीडियो ले आऊँ। जैसे राजनीति विज्ञान के जनक का क्या नाम है? अरस्तु। या तुलनात्मक राजनीति के जनक का क्या नाम है? अरस्तु। या राजनीतिक दर्शन के जनक का क्या नाम है? प्लेटो। इस तरीके के जो वीडियो है हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शांति निकेतन को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तर है 1991। यह क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि कुछ इसमें नई चीज़ें देखने को मिले। तो चलते हैं, एक नया पेज लेते हैं और उस पर समझने का प्रयास करते हैं कि शांति निकेतन था क्या, किसने इसकी स्थापना किया या कैसे किया है। देखिए, शांति निकेतन का क्वेश्चन लाने का सबसे जो जेन्युइन रीजन था यह था, देखिए भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, सबके जो चांसलर होते हैं, सबके जो चांसलर हैं, वो होगा, सबके जो चांसलर हैं वो जो है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन शांति निकेतन ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके जो चांसलर हैं वह जो है भारत के राष्ट्रपति ना होकर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी शांति निकेतन के जो चांसलर हैं वो भारत के राष्ट्रपति ना होकर भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इसके जो है विजिटर मतलब आगंतुक यानी मेहमान होते हैं। क्या भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? विजिटर मतलब आगंतुक होते हैं। और इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वह इसके पद डायरेक्टर मतलब प्रमुख होते हैं। तो क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। शांति निकेतन को एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिएगा चीज़ों को। शांति निकेतन को 1991 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस विद्यालय की जो सबसे खास बात यह है कि इसके जो कुलपति होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के बजाय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति यहाँ के विक्टोर मतलब मेहमान होते हैं। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल होते हैं वो यहाँ के प्रमुख यानी विक्टोर होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। शांति निकेतन की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल में, कहाँ? पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के नाम से की गई थी। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि शांति निकेतन का पूर्व नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? विश्व भारती बताएंगे। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई। किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और कब किया? 1921 ईस्वी में किया। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत परिचय, अब आ गया टॉपिक तो जान लेते हैं। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनको भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना बौद्धिक गुरु मानते थे। यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि नेहरू जी के बौद्धिक गुरु कौन थे तो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में हंगरी निवासी युवा नव मार्क्सवादी विद्वान जॉर्ज ल्यूकाच ने कहा था। किसने? जॉर्ज ल्यूकाच ने कहा था कि टैगोर यूरोपीय पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। वे ऐसा कलम घसीट हैं जिनके चरित्र के विषय में यदि हम बात करें तो स्टोनटाइट यानी घिसा पिटा ढंग से धुधला है। एक प्रकार से जॉर्ज ल्यूकाच ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आलोचना किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में अन्य जो बातें हैं वे जो है 1911 ईस्वी में टैगोर जी ने जनगण मन की रचना किया था। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है। और 1913 ईस्वी में इनको गीतांजलि काव्य पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह बात करें इनके बारे में तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। इनको जो नाइटहुड की उपाधि है 1915 ईस्वी में
ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रदान किया गया था। आगे गुरुदेव की रचनाओं के विषय में बात करें तो इनकी जो रचना गीतांजलि है वह 1910 में लिखी गई। 1910 में लिखी गई। इसी रचना पे इनको नोबेल का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इस जो रचना है वह जो है ईश्वर के प्रति समर्पित है। अगली जो इनकी रचना है वह है गोरा। यह भी 1910 में लिखी गई थी और यह एक उपन्यास है। जनगण मन की रचना मैंने आपको बताया था कि 1911 में लिखी गई थी। आगे इनकी रचना है द स्पिरिट ऑफ जापान। आगे जो इनकी रचना है द स्पिरिट ऑफ जापान, जो 1916 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे जो इनकी रचना है नेशनलिज्म हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स, जो 1916 में लिखी गई। नेशनलिज्म इन्होंने 1917 में लिखा। आगे जो इनकी एक पुस्तक है साधना, इसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में किया और इस पुस्तक में इन्होंने जीवन का बोध के विषय में लिखा हुआ है। की रचना है वह है क्रिएटिव यूनिटी, जो 1922 में लिखी गई। आगे जो इनकी रचना है द रीजन ऑफ मैन, 1931 में लिखी गई और द गार्डन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो अगली रचना है वह है घरे बायरे। इसमें इसका जो इंग्लिश नाम है द होम एंड वर्ल्ड, द होम एंड वर्ल्ड। इसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ वर्णित किया है। इनकी पुस्तक है घरे बायरे। इसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की जो पूरी पृष्ठभूमि थी, स्वदेशी आंदोलन के विषय में कभी टॉपिक लाएंगे तो बढ़िया से समझाएंगे कि उसमें पूरी पृष्ठभूमि और जीवन का गहन अर्थ वर्णित किया है। आगे इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में, इनको 2011 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने 2011 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ मिलकर टैगोर के साहित्यिक कार्यों का सबसे बड़ा जो संकलन है वह जो है दी इंटेंशन टैगोर में संकलन किया और यह संकलन फाकर अलाम और राधा चक्रवर्ती द्वारा, कौन? फाकर अलाम और राधा चक्रवर्ती द्वारा टैगोर जी के जन्मदिन के 150वीं वर्षगांठ पर संपादित किया। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कवि हैं जिनको दो राष्ट्र, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश, इन दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रगान के निर्माता यानी रचयिता के यदि हम कहें तो श्रेय प्राप्त है। भारत का जनगण मन अधिनायक और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। ये दोनों जो गीत है जिसको दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त दिया है, इसके जो रचयिता हैं वह हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मुझे विश्वास है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत संक्षिप्त परिचय उनकी कृतियों के बारे में मैंने बताया। इसको आप 1-2 बार रिकॉर्डिंग वीडियो को सुनिएगा और इनके जितनी भी रचनाएं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और भी शांति निकेतन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंस बताया गया है उसको भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आगामी किसी परीक्षा में पूछे, खास करके या जो है यूजीसी नेट की जब आप प्रिपरेशन का एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है या क्वेश्चन पूछ दे, और बीपीएससी में तो पूछ ही सकता है क्योंकि इंडियन थिंकर तो उनके पार्ट का भाग है और वो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के लाते भी हैं। तो इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस सीरीज के सबसे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या चीन से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, जापान से लिया गया है कि इटली से लिया गया है। देखिए उत्तर ही हमने बता दिया। देखिए जो मौलिक कर्तव्य है वह सोवियत संघ से लिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है चाइना में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है और जापान में भी है और इटली में भी है। यानी तीनों देशों में
क्या चारों देशों में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था है, साथ साथ भारत में भी है, तो आप पांचवा नाम भारत भी ऐड कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बात करें तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह 11 है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का में जोड़ा गया। भाग 4 का में इसको जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। डेट याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन किस डेट को हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी में जो मूल संविधान में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। या जो है भारत के संविधान 51 का, या जो है भारत के संविधान 51 का में इसका उल्लेख है। देखिए, जब मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति ने तो जोड़ने की अनुशंसा किया तो उसी अनुशंसा में ये था कि यदि आप मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करते हैं तो आपको दंड देने का भी प्रावधान हो, लेकिन सरकार ने इस अनुशंसा को नहीं माना था। कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। यह मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया और इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 51 का में है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के साथ साथ इसके अनुपालन न होने की दशा में दंड देने के भी प्रावधान की व्यवस्था किया था, लेकिन सरकार ने दंड देने के प्रावधान की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया। मूल कर्तव्य जो है वास्तव में वाद योग्य नहीं है, यानी यह वाद योग्य नहीं है, दंडनीय नहीं है, नैतिक है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसका पालन कीजिए। यह एक शब्द नागरिक की पहचान है। इसी के साथ साथ आज जो टेस्ट श्रृंखला है इसका जो है यहीं पर समापन किया जाता है। थोड़ा सा रात्रि ज़्यादा हो चुकी थी और थोड़ा सा मतलब नींद भी आ रही थी। हो सकता है कुछ शब्दों में कुछ हेर फेर रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो के लेक्चर्स को जरूर देखिए, कम से कम इसके जो व्याख्या है उसको जरूर सुनिए। ना समझ में आए 1 से 2 बार देखिए। यदि कोई समझने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पूरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।